मेरा नाम महिमा है। मेरे माँ बाप बहुत पहले गुजर गए थे। मैं अपने भाई के साथ रहती थी, इसलिए जब मेरे भाई की शादी का वक्त आया तो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र सताने लगी कि अगर कोई बाहर की लड़की हमारे घर आएगी तो वो मेरे भाई को मुझसे दूर कर देगी। फिर मेरा क्या होगा। मुझे लगता था कि अगर मेरी भाभी ने मेरे भाई को आते ही अपने काबू में कर लिया तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही सोचते सोचते एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी ऐसी लड़की से अपने भाई की शादी करवाऊं जो मेरे लिए गैर ना हो, बल्कि वह मुझसे पहले से ही मोहब्बत करती हो। यह ख्याल आते ही मेरा जहन सीधा अपनी दोस्त सलोनी की तरफ चला गया। वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि काफी हुनर भी था। उसे सिलाई का हुनर भी आता था और वह मुझसे मोहब्बत भी करती थी। मेरी नज़र से देखा जाता तो वह एक बेहतरीन भाभी साबित हो सकती थी। मेरी दोस्ती सिर्फ सलोनी से ही नहीं थी बल्कि उसके घर वालों से भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इसलिए मैंने अपने भाई से सलोनी के हवाले से बात की तो भाई ने हैरत से मुझे देखा। कहने लगे, यह तुम्हें अचानक सलोनी का ख्याल क्यों आ गया। मैंने सारी बात भाई के सामने बयान कर दी कि मुझे लगता है कि भाभी आएगी तो भाई बदल जाएगा। मेरी बात सुनकर भाई जोर जोर से हंसे। कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें जो लड़की सही लगती है तुम उससे मेरा रिश्ता करवा दो, लेकिन याद रखना मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं बदलूंगा। माँ बाप के जाने के बाद जिस तरह मैंने तुम्हें सीने से लगाकर रखा है, आइंदा भी तुम्हें इसी तरह अपने सीने से लगाकर रखूंगा। फिर भाई की इजाजत देते ही मैं शाम को सलोनी के घर पहुंच गई। मेरे सर पर किसी बड़े का साया नहीं था, इसलिए यह मुश्किल काम मुझे खुद ही करना था। फिर मैंने सलोनी से पूछे बगैर ही डायरेक्ट सलोनी की मम्मी से बात की। मेरी और सलोनी की दोस्ती को काफी साल गुजर चुके थे। उसकी मम्मी मेरे भाई को पहचानती भी थी क्योंकि भाई अक्सर ही मुझे सलोनी के घर से लेने और छोड़ने के लिए जाते थे। वह कहने लगी, बेटी मैं सलोनी के पापा से बात करूंगी और फिर सलोनी की मर्जी जानकर ही हामी भर लूंगी। लेकिन सलोनी की मम्मी के चेहरे की चमक बता रही थी कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। फिर जब मैंने सलोनी को इस बारे में बताया तो वह उछल पड़ी। गुस्से में कहने लगी कि पहले तुम मुझसे तो बात करती, तुमने तो सीधा मेरी मम्मी से बात कर ली। पता नहीं तुम्हारा भाई मुझे पसंद करेगा या नहीं। ऐसा ना हो तुम्हारे भाई की जिंदगी में पहले से कोई और लड़की मौजूद हो। सलोनी बहुत अजीबोगरीब सी बातें करने लगी। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उसे कहा, मैं भाई से पूछकर यहाँ आई हूँ, तुम फिक्र ना करो। एक दफा तुम मेरी भाभी बन जाओगी तो फिर तुम मेरे घर में राज करोगी। हम दोनों सहेलियां मिलकर खूब मजे करेंगे। मेरी बात सुनकर वह धीरे से मुस्कुरा दी। फिर 2 दिन गुजरे तो सलोनी की मम्मी का फोन आया। वह कहने लगी, हमें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। मेरी पक्की सहेली मेरी भाभी बनने जा रही थी। इससे ज्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती थी। और फिर जब हम सलोनी के घर बकायदा रस्म करने के लिए गए तो मैं और मेरा भाई बस हम दोनों ही थे। मैंने सलोनी को दुपट्टा पहनाया, मिठाई खिलाई तो उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। मैंने धीरे से उससे पूछा कि क्या तुम खुश नहीं हो। उसने दबे दबे लहजे में कहा, मैं इसी मोहल्ले में शादी होकर जाना नहीं चाहती। मुझे किसी अच्छी जगह शादी होकर जाना था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं इसी पुराने मोहल्ले में रह जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम कहोगे तो हम किसी बड़े मोहल्ले में शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें इतना बुरा मुंह बनाने की क्या बात है। मेरी यह बात सुनकर सलोनी का मिजाज बिल्कुल ठीक हो गया और वह फिर मेरे साथ नॉर्मल हो गई। हम दोनों ने खूब एंजॉय किया और रस्म भी अच्छी तरह निपट गई। भाई और सलोनी की मैंने तन्हाई में मुलाकात भी करवाई। सलोनी इतनी खूबसूरत थी कि भाई को इस रिश्ते पर बिल्कुल भी एतराज नहीं हुआ था। फिर हमने जल्दी शादी की बात की तो सलोनी के घर वालों ने मना नहीं किया, बल्कि महीने भर बाद की शादी की तारीख भी दे दी। यह 1 महीना बहुत तेजी से गुजर गया। मैंने अपनी नौकरी से कुछ दिनों के लिए छुट्टियां ले ली थी। कुछ भाई ने, फिर हम दोनों ने मिलकर शॉपिंग कर ली। हम ज्यादातर शॉपिंग पर सलोनी को भी साथ ले जाते थे। सलोनी की पसंद काफी महंगी थी। वह हर महंगी चीज पर हाथ रखती थी। भाई तो उसकी पसंद देखकर परेशान होते थे, लेकिन मैं कहती थी कि तसल्ली रखें, मैं इतने सालों से नौकरी कर रही थी, मेरे पास अच्छे खासे पैसे थे। फिर हमारे घर के हालात भी ठीक ठाक ही थे। हमें फाइनेंशियली कुछ इतने प्रॉब्लम नहीं थे। इसलिए मैंने भाई से कहा कि जो सलोनी को पसंद है हम उसे वही दिलवाएंगे। और फिर सलोनी ने अपने लिए महंगी महंगी शॉपिंग की। एक खूबसूरत दुल्हन का रूप धरकर वह हमारे घर चली आई। उसके आने से मुझे लगा मेरा घर पूरा हो गया। बहुत अरसे से मैं अपने आप को तन्हा महसूस करती थी। मुझे किसी औरत का साथ चाहिए था जो सलोनी के रूप में मुझे मिल गया था। लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद मुझे एहसास हुआ कि सलोनी वैसी नहीं है जैसा मैं उसे समझती थी। एक दोस्त होना अलग बात है और एक भाभी होना अलग।
वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती। अगर भाई जरा भी उसकी परवाह ना करते तो वो लड़ाई झगड़ों पर उतर आती और फिर मेरे समझाने पर खामोश होती। शादी को 15 दिन गुजरे तो उसने यह कहकर सिलाई का काम शुरू कर दिया कि भाई उसे ज्यादा खर्चे के पैसे नहीं देते। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान थी, क्योंकि भाई मेरे सामने उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती सिलाई मशीन घसीट ली। मैं खुद भी नौकरी करती थी, भाई भी नौकरी करते थे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि भाभी इस झमेले में पड़े। वह घर संभालती, हमारे लिए यही बहुत था। लेकिन सलोनी ने न सिर्फ सिलाई शुरू की, बल्कि वह हर वक्त सिलाई मशीन से चिपक गई। मैं नौकरी से वापस आती तो घर का सारा काम पहले की तरह मैं अकेले ही करती। भाई मुझे देखते तो गुस्सा करते, कहते कि तुम घर के कामकाज ना किया करो, लेकिन मैं सलोनी को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए घर के कामकाज मैं खुद ही कर लिया करती थी। फिर एक दिन भाई कहने लगे कि महिमा, तुम नौकरी छोड़ दो, तुम पर बहुत बोझ पड़ गया है। लेकिन मैंने नौकरी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल मैंने बहुत मेहनत से डिग्री हासिल की थी और अब मैं उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं यह नौकरी अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए कर रही थी। मेरा तो अपनी शादी के बाद भी नौकरी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं जिस दफ्तर में काम करती थी वहाँ मैं एक लड़के को पसंद भी करती थी और उससे मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं शादी के बाद भी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए मैंने खामोशी से घरदारी भी संभाल ली और नौकरी भी, जबकि भाभी ने सिलाई मशीन को अपना मकसद बना लिया। मैं तो अब सलोनी को भाभी ही कहने लगी थी, क्योंकि सलोनी का कहना था कि मुझे भाभी कहा करो। कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता था कि वो मेरी दोस्त से भाभी बन गई और फिर मेरे साथ भाभी जैसा सुलूक करने लगी। लेकिन फिर मैं सोचती थी कि शायद मैं इस बात को ज़्यादा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती, मेरा ख्याल रखने की कोशिश करती और सबसे बढ़कर मेरी तन्हाई खत्म हो गई थी। मैं जब कामों से फ्री होती तो भाभी की सिलाई मशीन के पास बैठकर उनसे दिल की बातें करने लगती। ऐसे ही भाभी की शादी को 3-4 महीने गुजर गए। फिर एक दिन मैं घर में दाखिल हुई तो भाभी और भाभी के दरमियान किसी बात पर बहस चल रही थी। मैंने जानना चाहा कि क्या बात है, लेकिन भाभी खामोश हो गई। फिर मुझसे कहने लगी, महिमा, बुरा ना मानना, लेकिन मियाँ बीवी की भी कुछ पर्सनल बातें होती है। तुम मेरी दोस्त है, लेकिन मैं हर बातें तो तुम्हें नहीं बता सकती। भाभी की यह बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वो शायद ठीक ही कह रही थी। मगर उस रात भाभी का मूड खुद ब खुद बहुत अच्छा हो गया। मैं सोने के लिए जाने लगी तो भाभी अपनी ढीली ढीली सी कमीज लेकर मेरे पास आई। कहने लगी, तुम क्या इतने चुस्त कपड़े पहनकर सोती हो? तुम्हें मेरी इस शर्ट का कपड़ा बहुत पसंद है ना? ये नरम मुलायम भी है, तुम यह पहन लो और अपनी यह शर्ट मुझे दे दो, मैं धोकर डाल देती हूँ। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्हें मेरा ख्याल है। फिर मैंने उनकी ढीली ढाली सी शर्ट पहन ली और अपनी शर्ट उतार कर उनके हवाले कर दी। वह मेरी शर्ट लेकर यह कहकर चली गई कि मैं इसे धोकर सुखा दूंगी, अब तुम सुकून से सो जाओ। और मैं थकी हारी सोने के लिए लेट गई। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरे लिए बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। मेरी कमर में बहुत तकलीफ हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पैरों से जान निकल गई है। बिस्तर का हाल भी कुछ अजीब सा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, वॉशरूम में गई, फिर कपड़े बदले। कमर पर हाथ रखे रखे मैंने बड़ी मुश्किल से नाश्ता किया। देखा तो भाभी गहरी नींद सो रही थी और मेरा नाश्ता तैयार नहीं था। मैंने जैसे तैसे खुद अपना नाश्ता भी तैयार किया, भाई का भी किया। मुझे याद आया कल वाली कमीज तो भाभी धोने के लिए लेकर गई थी, तो फिर मुझे दफ्तर जाने के लिए दूसरे कपड़े चाहिए थे। कपड़े इस्त्री भी नहीं थे। मैं इसी परेशानी के आलम में अपने कपड़े निकालने के लिए स्टोर रूम में गई, क्योंकि सारी अलमारियां स्टोर रूम में रखी हुई थी। तो यह देखकर हैरान रह गई कि रात जो कमीज मैंने उतारी थी वह स्टोर रूम में नीचे जमीन पर पड़ी थी। मैंने उसे उठाकर देखा तो वो धुली भी नहीं थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि भाभी ने तो मुझसे धोने के लिए कमीज ली थी और फिर धोई नहीं और स्टोर रूम में ऐसे फेंक दी। मेरी नई कमीज मिट्टी में मिल रही थी। मैंने उसे उठाकर एक साइड पर रखा, फिर दूसरे कपड़े निकाल लिए, जैसे तैसे इस्त्री किए और दफ्तर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरी कमीज धुल के सूख रही थी। भाभी ने मेरी तरफ देखा तो शर्मिंदगी से कहने लगी, रात मुझे ख्याल नहीं रहा, कामों में लगकर मैं ऐसी थक कर सो गई, लेकिन अभी मैंने तुम्हारी कमीज धो दी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, अभी तो सारा दिन सिलाई का काम होता है। कोई बात नहीं भाभी, आपको भी तो सारा दिन सिलाई का काम होता है। वह कहने लगी, हाँ, दिवाली करीब है ना, सिलाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर उन्होंने वापस से सिलाई मशीन घसीट ली और कामों में बिजी हो गई। भाई आए तो भाभी तब भी सिलाई मशीन पर ही बैठी हुई थी, लेकिन रात के वक्त वह फ्री हुई तो सीधा मेरे पास आ गई। अपनी कमीज लेकर आई थी, वह भी धोकर सुखा चुकी थी।
कहने लगी, यही पहन के सो जाओ, कल रात भी तुम्हें यह पहनकर बहुत अच्छी नींद आई थी। मैंने भाभी से कहा, यह बात तो है, सच में बहुत गहरी नींद सोई थी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ, मैं एक दफ़ा तुम्हारे कमरे में आई थी तो मैंने तुम्हें गहरी नींद में सोता देखा। फिर मैंने भाभी की कमीज़ ले ली और उसे पहनकर दोबारा से सो गई। यह सिलसिला इसी तरह चलने लगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी कमर का दर्द बढ़ता जा रहा था। पैरों में अजीब सी तकलीफ थी, कभी कभी सर फटने लगता, दिल चाहता था दफ्तर से छुट्टी कर लूं, लेकिन वहाँ भी काम ज़्यादा था। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी घिसट रही थी। फिर एक रात मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे दर्द से नींद नहीं आई। रोजाना मैं भाभी की दी हुई कमर दर्द की गोली लेकर सोती थी, लेकिन उस रात मैंने गुस्से में वो गोली भी नहीं खाई, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस ऐसे ही मैं कच्ची नींद सो रही थी कि आधी रात को मेरी आंख खुल गई और यह देखकर मेरी जान निकल गई कि कमरे में मेरा भाई मौजूद था और वह मेरी टांगों के पास बैठे अपने हाथों से। मैं घबराकर उठकर बैठ गई। पूछा, भाई यह सब क्या है, आप क्या कर रहे हैं? मुझे जागता देखकर मेरे भाई के होश ठिकाने आ गए। वह जल्दी से खड़े हो गए, कहने लगे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने भाई से कहा, मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या है? फिर भाई ने तंग आकर एक ऐसी बात मुझे बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई और भाभी मिलकर मेरे साथ ऐसा घिनौना काम करेंगे। मेरा तो रिश्तों पर से एतबार उठ गया। मैं बेयकीनी से अपने भाई को देख रही थी, जिस पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा था, जिसने माँ बाप के मरने के बाद मेरे सर पर बाप की तरह हाथ रखा था। क्या वो बीबी के साथ मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता था? मैं रोने लगी। मेरी आवाज़ पर सलोनी भी दौड़ती भागती कमरे में चली आई। मुझे जागता देखकर उसके भी होश उड़ गए। कहने लगी, महिमा तुम सोई नहीं? वह क्या, तुमने रात कमर दर्द की दवा नहीं खाई थी? मैंने गुस्से से सलोनी की तरफ देखा और कहा कि तुम दोस्त नहीं हो, डायन हो, जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे भाई को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। इस दुनिया में एक भाई के सिवा मेरा था ही कौन, और तुमने उसको मेरे खिलाफ करके मुझे बर्बाद कर दिया। सलोनी के चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से में कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया। हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। मैं कब तक इस गरीबी में गुजारा करूंगी? मैंने जो कुछ किया है वह आगे बढ़ने के लिए किया है। सलोनी की बात सुनकर मुझे उससे घिन महसूस हो रही थी। वह इंतहाई मक्कार और खुदगर्ज लड़की थी और मैं कई सालों की दोस्ती के बावजूद उसका असली चेहरा नहीं देख सकी। मैंने एक जोरदार लात अपने पैरों के दरमियान रखे दियों पर मारी जो मेरे भाई ने रखे थे, और सलोनी से नफरत से कहा, जो तुम्हें चाहिए ऐसे ही ले लो, लेकिन मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैंने एक नज़र अपने भाई की तरफ डाली, कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो कहा था कि आप शादी के बाद भी नहीं बदलेंगे। फिर कैसे बीवी के बहकावे में आकर आप मुझ पर जादू करना शुरू कर दिए? मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे, तुम्हारी भाभी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। रोज रोज झगड़ने लगी थी। उसे ज़्यादा पैसों का लालच था, बड़े घर में शिफ्ट होना चाहती थी, और फिर वह प्रेग्नेंट हो गई। इस बात को लेकर मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि वो अपने बच्चों का बेहतर फ्यूचर चाहती है। मैं जितना कमाता था सब उस पर खर्चा कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वह दिन रात सिलाई मशीन पर बैठी रहती, यह कह करके उसे और पैसे चाहिए ताकि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे जमा कर सके। और फिर एक दिन न जाने कैसे उसे पता चल गया कि यह घर तुम्हारे नाम है। वो मेरे पीछे पड़ गई कि मैं यह घर उसके नाम ट्रांसफ़र कर दूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, न मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं तुमसे ऐसी बात कर सकता। लेकिन फिर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात न मानी तो वह अपनी और मेरे बच्चे की जान ले लेगी। वह कहने लगी, घर के कागजात पर तुम खुद ब खुद दस्तखत कर दोगी अगर हमने एक छोटा सा तंत्र मंत्र कर लें। मैं अपने बच्चे की खातिर उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया और इसलिए मैंने यह काला जादू शुरू कर दिया। इस काले जादू से तुम खुद ही कुछ दिनों में यह घर सलोनी के नाम ट्रांसफ़र कर देती। भाई की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। भाई रोज रात को मेरे पैरों में दिया जलाते थे और मेरी भाभी मेरी उतरी हुई कमीज पर कोई काला जादू कर रही थी। इसलिए मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब रहने लगी थी और मेरे दिल में हर वक्त यही बात आती थी कि शायद मैं किसी भी वक्त मर जाऊंगी, क्योंकि दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे मौत नज़र आने लगती थी। मैं घर के कागजात पर दस्तखत करके भाभी के नाम ना भी करती तो शायद मौत की नींद सो जाती और यह घर खुद ब खुद मेरे भाई भाभी का हो जाता। लेकिन अगर भाई या भाभी अपने मुंह से मुझसे यह घर मांगते तो मैं इनकार न करती। मेरा सब कुछ मेरे भाई और भाभी के लिए था। मैं तो बस मोहब्बत की भूखी थी, क्योंकि बहुत पहले मैंने अपने रिश्तों को खो दिया था, मगर मेरे भाई ने अपनी होने वाली औलाद की जिंदगी की खातिर मेरे साथ यह खेल खेला।
इस बात का मुझे बहुत अफसोस था। मैंने भाई से कहा कि आप कागजात बनवा लें, मैं खुद दस्तखत कर दूंगी। भाई बहुत शर्मिंदा थे, मुझसे माफी मांग रहे थे, कह रहे थे मुझे माफ कर दो। मैं अपनी लालची बीवी की बातों में आ गया था, अपने बच्चे की खातिर यह हरकत कर बैठा, मगर मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहा था। जब इंसान का दिल टूट जाए तो फिर शिकवे शिकायतें करने का दिल नहीं करता। इसलिए मैंने खुद ही सारे कागजात तैयार करवाए और यह घर भाई के नाम ट्रांसफर कर दिया। सलोनी से बातचीत मैंने पूरी तरह बंद कर दी थी। वह तो मेरी उतरी हुई कमीजों पर जादू करने वाली औरत थी। मैं उसे मोहब्बत की उम्मीद कैसे रख सकती थी। मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, मैंने उसे कहा कि वो मुझसे शादी कर ले। वह फौरन राजी हो गया। फिर उसने मेरे लिए रिश्ता भेजा। भाई मेरी धूमधाम से शादी करना चाहते थे, लेकिन मुझे अब अपने भाई भाभी से एक चीज की भी तमन्ना नहीं थी। अगर हालात आम होते तो शायद मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह बड़े अरमानों से ख्वाहिश के साथ अपने घर से धूमधाम से विदा होती। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था, इसलिए मैंने खामोशी से अपने पति के साथ यह घर छोड़ गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे भाई का फोन आया। वह बहुत रो रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनका बच्चा एबॉर्ट हो गया है। वह जिसके प्रेगनेंसी की खबर भी मेरी भाभी ने मुझसे छुपाई, उसके एबॉर्ट होने की खबर भाई ने रो रो कर मुझे सुनाई। अपने भाई के आंसू पर मेरा दिल पसीज गया। मैं सब कुछ भुलाकर हॉस्पिटल पहुंची तो सलोनी की हालत बहुत खराब थी। भाई रोते हुए कहने लगे कि जो लोग काला जादू करते हैं उनकी औलाद जिंदा नहीं रहती। यह बात मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों पहले एक कथा में मैंने यह बात सुनी कि काला जादू करने वाले के बच्चे मर जाते हैं। उस दिन से ही मेरे दिल में यह डर बैठ गया था और आज देख लो, मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया और अब सलोनी कभी मां नहीं बन सकती। मैं भाई को दिलासा देकर सलोनी के पास पहुंची तो उसने अपना मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते हुए कहने लगी, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मेरे पास आओ। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करनी चाहे, तुम्हें मारना चाहा, तुम्हारे घर अपने नाम करवाने के लिए तुम पर काला जादू करवाया, और देखो आज मेरी वो औलाद ही नहीं रही जिसका मुझे बेहतर फ्यूचर चाहिए था, और ना अब मैं कभी माँ बन सकती हूँ। सलोनी के आंसू मुझे तकलीफ दे रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया, कहा कि शायद भगवान को यही मंजूर था। मैंने दिल से उसे माफ कर दिया और अपने भाई को भी। आज मेरा भाई और मेरी भाभी उसी घर में एक खामोशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी भाभी बिल्कुल गुमसुम सी हो गई हैं। मैं जब भी जाती हूँ मुझसे माफ़ी मांगती हैं, जबकि मैं उसे माफ़ कर चुकी हूँ। मैं बस सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इंसान को कभी भी पैसों के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए कि वो ज़िंदगी में हासिल रिश्तों को कुर्बान कर दे, जैसे सलोनी ने किया। अगर वो घर अपने नाम ना करवाना चाहती तो भी वो घर उसी का था। मैं कभी वो घर अपने भाई से ना लेती, ना मुझे किसी चीज़ का लालच था। मैं तो बस रिश्तों की भूखी थी और सलोनी ने उन्हीं रिश्तों को कुर्बान करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।